हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कनाडा वीज़ा रिफ्यूज़ल्स को अवॉइड करने के लिए। आगे इस वीडियो में मैं कुछ 7 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिन पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है अगर आप कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा प्लान कर रहे हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन, जो सबसे पहला पॉइंट है इस वीडियो में, दैट इज अ कोर्स रेलिवेंसी। स्टूडेंट्स और एजुकेशन कंसल्टेंट्स जल्दबाजी में बिना डिटेल्ड रिसर्च किए अपना कोर्स चूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो ये जस्टिफाई नहीं कर पाते वीजा ऑफिसर को कि ये कोर्स किस तरह रेलिवेंट है उनके पास्ट एजुकेशन से और कैसे ये कोर्स उनके फ्यूचर में वैल्यू ऐड कर पाएगा। तो मेक श्योर आपका कोर्स बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होना चाहिए और कहीं ना कहीं वो आपके फ्यूचर गोल्स को भी मैच करना चाहिए। दूसरा पॉइंट जिसकी तरफ स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान देना है वो है लो एकेडमिक एंड लो आई स्कोर। मोस्टली स्टूडेंट्स बहुत अच्छा बैंड स्कोर कर लेते हैं तो कई बार उनके एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छे नहीं होते। और लो एकेडमिक स्कोर का मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल स्कोर। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर मेरा 65% मार्क्स था फिर भी मेरा रिफ्यूज़ल आ गया। आपने ये बहुत ध्यान से देखना है कि आपके इंडिविजुअल परसेंटेज, इंडिविजुअल +2 स्कोर या इंडिविजुअल ग्रेजुएशन में सेमेस्टर वाइज कितने स्कोर्स हैं। कुछ बच्चों के +2 में मेन सब्जेक्ट्स में सब जो परसेंटेज होती है वो बहुत लो होती है। ओवरऑल आपकी 65 है पर आपके मेजर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपके बिलो 50 हैं। तो ये एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है आपके रिफ्यूज़ल का। सेम आपकी डिग्री 3 इयर्स में होनी चाहिए थी, वो 4 इयर्स या 5 इयर्स में है। तो ये सभी पॉइंट्स लो एकेडमिक और लो आईएस में आते हैं। तो मेक श्योर कि आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा हो ताकि आप जस्टिफाई कर सकें वीजा ऑफिसर को कि यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट। तो लो एकेडमिक और लो आई स्कोर इज वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। तीसरा ऐसा पॉइंट जिसकी तरफ स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान देना है कि फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत मेजर इशू है जिसकी वजह से आपको रिफ्यूजल भी मिल सकता है और हाई कमीशन आपको 10 साल के लिए बैन भी कर सकती है। स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन गैप्स को फिल करने के लिए मोस्टली कोई ना कोई ऐसा फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट यूज कर लेते हैं जिसको वो बाद में जस्टिफाई नहीं कर पाते या वेरिफिकेशन उसमें बहुत पॉजिटिव नहीं जा पाती। तो ध्यान रखिए अगर आपका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है तो आप अगर उसको अवॉइड कर सकते हैं और हाई कमीशन में कोई भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट मत लगाएं ताकि आप रिफ्यूज़ल से भी बच सकें और 10 साल के बैन से भी बच सकें। फोर्थ पॉइंट जिसकी तरफ आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करनी है। मेक श्योर आप लोग अपना सारा ट्रैवल हिस्ट्री और प्रीवियस, अगर आप लोगों की किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ल है तो उसको हाई कमीशन को ज़रूर मेंशन कीजिए, उसको डिस्क्लोज कीजिए। अदरवाइज ये एक रीज़न हो सकता है आपके रिफ्यूज़ल का। फिफ्थ पॉइंट, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट बैक इन योर होम कंट्री। अगर आप ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आपने जो भी कोर्स चूज किया है उसका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपकी जो होम कंट्री है उसमें बहुत कम है, या जो आप कोर्स चूज कर रहे हैं उसके वेज रेट्स बैक इन योर होम कंट्री बहुत ज़्यादा लो हैं, तो वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ पे डाउट कर सकता है कि आप वापस नहीं आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है आपके कोर्स सिलेक्शन से और आपके फ्यूचर प्लान से। तो मेक श्योर आपके पोस्ट स्टडी फ्यूचर प्लान शुड बी वेरी स्ट्रांग और आप इस चीज़ को बहुत क्लोजली और बहुत रिसर्च करने के बाद आप इस चीज़ को मेंशन करें कि आप किस तरह के आपके फ्यूचर प्लान्स हैं और आप किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अपने होम कंट्री में देख रहे हैं। अगर आप ये जस्टिफाई कर पाते हैं तो इससे आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे। सिक्स्थ पॉइंट जिसकी तरफ आपको अपनी एप्लीकेशन में बहुत ध्यान देना है, इनसफिशिएंट फाइनेंशियल्स। आपको अपने फाइनेंशियल्स को डिक्लेयर करना होता है, चाहे आपकी फाइल एसडीएस कैटेगरी में हो या नॉन एसडीएस कैटेगरी में हो। अगर आप एसडीएस कैटेगरी में जा रहे हैं तो आपको उनके डॉक्यूमेंट प्रूफ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है,
पर फॉर्म्स में और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो हम अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको ये मेंशन करना होता है, डिक्लेयर करना होता है कि आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम कितनी है। और अगर आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 10 या 12 लाख से इंडियन 10 या 12 लाख रुपीस से कम है तो कहीं ना कहीं ये एक रीज़न बन सकता है आपके रिफ्यूज़ल का। और नॉन एसडीएस कैटेगरी में तो आपको हर एक स्टूडेंट को अपने डॉक्यूमेंट प्रूफ्स मेंशन करने होते हैं, सबमिट करने होते हैं हाई कमीशन को कि आपके फाइनेंशियल्स के क्या प्रूफ हैं, आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम क्या है, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं या वो कहीं एग्रीकल्चर इनकम के थ्रू आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेक श्योर अगर आप कैटेगरी एसडीएस में लगा रहे हैं या नॉन एसडीएस में लगा रहे हैं, आपको ये डिक्लेयर तो करना ही होगा और ये इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपको फाइनेंशियली, एजुकेशन और आपके लिविंग को सपोर्ट कर पाए। 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट पिछले जितने भी रीजंस हमने डिस्कस किए हैं, हम इसको यहाँ पे समराइज कर सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस शुड बी वेरी इफेक्टिव। इसमें आपको अपने अकेडमिक्स, अपना कोर्स रेलिवेंसी, अपने फाइनेंशियल स्टेटस, अपना फ्यूचर प्लान्स और अपॉर्चुनिटीज जो आपने अपने होम कंट्री में प्रूव करनी है आपके कोर्स की, वो मेंशन करनी है। और ये इतना ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही यू हैव टू मेंशन, आपको बहुत डिटेल में एसओपी पे रिसर्च करनी है कि आपका कोर्स आपके फ्यूचर प्लान से किस तरह मैच करता है, आपके फ्यूचर गोल्स को किस तरह वो जस्टिफाई करता है और आपके पिछले एजुकेशन बैकग्राउंड को किस तरह जस्टिफाई करता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे वीज़ा ऑफिसर अपना फाइनल डिसीजन देता है। तो मेक श्योर कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपकी पास्ट हिस्ट्री, आपका कोर्स रेलिवेंसी और आपका फ्यूचर प्लान बहुत क्लियरली जस्टिफाई कर सके। अगर आप इन 7 पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप अपने कनाडा वीज़ा रिफ्यूज़ल को अवॉइड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारी टीम डेफिनेटली आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेगी। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।